हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 60 टॉपिक हैं वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे थे। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 30 के विषय में। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो, तो आज के लेक्चर में अपन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका जो है कृमि रोग के विषय में बताया गया है। तो कृमि के जो प्रकार हैं, ठीक है, वो प्रमुख रूप से 4 बताए हैं। कौन से हैं आपके 4 प्रकार? तो मलज है, पुरीसज है, रक्तज है और कफज है। तो कृमि रोग के कितने प्रकार बताए गए हैं? यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं आपके? मलज, पुरीसज, रक्तज, कफज। ठीक है, तो ये 4 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसके कोड के विषय में इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, MPRK को याद रखोगे तो आपको क्या याद रहेगा? कृमि रोग की जो प्रकार हैं वो। ठीक है, तो M से आपका मलज, P से पुरीसज, R से रक्तज और K से कफज। फिर कृमियों की संख्या के विषय में बात करें तो चरक, वांगभट, सारंगधर सभी ने कितना बताया आपका? इसकी जो संख्या है वो 20 बताए हैं। ठीक है, तो संख्या कितनी है? 20 है। इसमें आपको याद रखना है चरक वांगभट ने क्या बोले हैं। तो चरक वांगभट के अनुसार आपको याद रखना है इसकी संख्या 2567। ठीक है, 2567। तो इससे आपको याद रहेगा कि M से क्या है? मलज कृमि। मलज कृमि की संख्या कितनी है? 2 है। तो मलज कृमि की संख्या कितनी है? 2 है। P से क्या है? पुरीसज कृमि। पुरीसज कृमि की संख्या कितनी है? 5 है। R से है रक्तज कृमि। रक्तज कृमि की संख्या कितनी है? 6 है। K से क्या है? कफज कृमि। कफज कृमि की संख्या कितनी है? 7 है। तो M से मलज कृमि 2 है, P से पुरीसज कृमि 5 है, R से रक्तज कृमि 6 है, K से कफज कृमि 7 है। फिर सारंगधर के अनुसार बात करें तो सारंगधर ने यहाँ पे आपका बताया है MPRK का 3567 तो आपको याद रहेगा, 10 ऐड कर दिए। ठीक है, सारंगधर ने ऐसे करके याद रखना। तो यहाँ पे 35 हो गया। तो मलज कृमि की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। पुरीसज कृमि की संख्या कितनी है? 5 है। रक्तज कृमि की संख्या कितनी है? 6 है। और कफज कृमि की संख्या 7 है। तो याद रखना, मलज कृमि 3 है, पित्तज कृमि 5 है, रक्तज कृमि 6 है और कफज कृमि 7 है। फिर सुश्रुत के अनुसार याद रखना कि सुश्रुत ने मलज कृमि नहीं माना है। ठीक है, मलज कृमि नहीं माने हैं इन्होंने, पुरीसज, रक्तज और कफज कृमि माना है। तो इनका याद रखना 776। ठीक है, तो 776। तो पुरीसज कृमि कितना है? 7 है। रक्तज कृमि कितना है? 7 है। और कफज कृमि 6 है। तो ये कृमियों की संख्या यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर चरक ने, चरक संहिता में कृमियों का जो वर्णन है वो सप्तकों गण के रूप में मिलता है। तो चरक संहिता में जो है वो कृमियों का वर्णन सप्तकों गण के रूप में मिलता है। कौन सा? व्याधि रूपीय अध्याय में। ठीक है, तो व्याधि रूपीय अध्याय में सप्तकों गण के रूप में जो है आपको कृमियों का वर्णन देखने को मिलता है। अब इसमें भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं जो कृमि है। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन आता है? तो इसके हेतु से क्वेश्चन आ जाता है, या स्थान से क्वेश्चन आ जाता है, या इसके रूप हो गए, या प्रकार हो गए, प्रभाव हो गए, ठीक है, या आकृति वगैरह, इनसे मिलने इसके क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका मलज कृमि। तो मलज कृमि का हेतु क्या है? किन कारणों की वजह से मलज कृमि उत्पन्न होता है? तो स्वच्छता न रखने के कारण उत्पन्न होता है। तो मलज कृमि क्या है? स्वच्छता न रखने के कारण उत्पन्न होते हैं। इसका स्थान जो है वो क्रेश, श्रमसु, लोम, ये जो है इसका स्थान है। तो क्या है? केश, श्रमसु, लोम, इसमें मेनली ये जो है वास करते हैं, यानी कि रहते हैं। तो ये क्या है? मलज कृमि का स्थान है, केश, श्रमसु व लोम। आकृति के विषय में बात करें तो अणु, तिल तथा बहुपादस्य। तो ये इसकी आकृति बताया गया है, अणु, तिल व बहुपादस्य। ये किसकी आकृति है? आपका मलज कृमि की आकृति है। तो अणु, तिल, बहुपादस्य। फिर रक्तज कृमि के विषय में बात करते हैं तो रक्तज कृमि का हेतु क्या है? तो कुष्ठ के समान इसका हेतु बताया गया है। तो रक्तज कृमि का हेतु क्या है? कुष्ठ के समान है। स्थान जो है वो रक्तवाहिनी धमनियों को बताया गया है। तो इसका स्थान क्या है? रक्तवाहिनी धमनियां है। आकृति के विषय में बात करें तो अणु, वृत्त, उपादस्य बताया गया है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसे होता है? अणु, वृत्त, उपादस्य, ये इसकी आकृति है रक्तज कृमि की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं श्लेष्मज कृमि। तो श्लेष्मज कृमि का हेतु क्या है? तो कफवर्धक होता है, मलिन तथा भोजन। तो ये क्या है? श्लेष्मज कृमि का हेतु है कफवर्धक, मलिन व भोजन। स्थान के विषय में बात करें तो श्लेष्मज कृमि का जो स्थान है वो अमाशय है। आकृति के विषय में बात करें तो पृथु, व्रघ्न संस्थान व गंडुपद, ये इसका जो है आकृति बताया गया है। तो श्लेष्मज कृमि की जो आकृति है पृथु, व्रघ्न संस्थान, गंडुपद, ये क्या है? आपका श्लेष्मज कृमि का स्थान आकृति है।
फिर पुरीषज कृमि के हेतु के विषय में बात करते हैं तो पुरीषज जो कृमि है उसमें बताया गया है श्लेष्म कृमियों के समान होता है, तो श्लेष्मज कृमि के समान होता है आपका पुरीषज कृमि। स्थान के विषय में बात करें तो पक्वाशय है। आकृति के विषय में बात करें तो दीर्घ 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 उणसु संकाशम, ठीक है, तो दीर्घ उणसु संकाशम ये जो है आपका बताया गया, तो दीर्घ उणसु संकाशम ये क्या है, पुरीषज कृमि की आकृति बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ये जो कृमि है इसके रूप कैसे कैसे दिखाई देते हैं, कितने और कौन से इसके नाम हैं और प्रकार के विषय में। तो मलज कृमि के विषय में बात करें तो मलज कृमि का जो रूप होता है वो कैसा होता है, कृष्ण शुक्ल वर्ण का होता है। तो मलज कृमि कैसा होता है, कृष्ण शुक्ल वर्ण का होता है। नाम जैसे कि युक्का पिपलिका हो गए, ठीक है, तो ये मलज कृमि के अंतर्गत आते हैं, युक्का पिपलिका। प्रभाव के विषय में बात करें तो कोठ कंडु व पिंडिका की उत्पत्ति होती है, तो कोठ कंडु व पिंडिका की उत्पत्ति होती है, ये क्या है इसका प्रभाव है, ये मलज कृमि के लिए बोला गया है। फिर नेक्स्ट है आपका रक्तज कृमि, तो रक्तज कृमि का जो रूप है वो कैसा होता है, ताम्रवर्ण का होता है, तो रक्तज कृमि ताम्रवर्ण का होता है। नाम के विषय में बात करें तो केशाद लोमाद लोमद्वीप, ठीक है, ये इसके नाम है, तो केशाद लोमाद लोमद्वीप ये जो है आपका रक्तज कृमि हो गया। प्रभाव के विषय में बात करें तो केश श्रमसु नख व लोम, ठीक है, ये इसका क्या है प्रभाव बताया गया है, तो याद रखना, सॉरी हाँ, केश श्रमसु व लोम तथा पक्ष्म का नाश करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना कि केश श्रमसु नख लोम तथा पक्ष इसका नाश करते हैं। बात करते हैं रक्तज कृमि जो है केशाद लोमाद लोमद्वीप सौसूर, इसके अलावा औदुंबर और जंतु माता, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, रक्तज कृमि में आते हैं। तो याद रखना केशाद लोमाद लोमद्वीप सौरस औदुंबर जंतु माता ये किसके अंतर्गत आते हैं, रक्तज कृमि के अंतर्गत आते हैं। तो केशाद लोमाद लोमद्वीप सौरस औदुंबर इसके अलावा जंतु माता ये रक्तज कृमि है, ताम्रवर्ण के होते हैं। प्रभाव क्या होता है, तो केश श्रमसु नख लोम तथा पक्ष्म का नाश कर देते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं श्लेष्मज कृमि, तो श्लेष्मज कृमि श्वेत वर्ण का होते हैं। नाम के विषय में बात करें तो आत्राद उदराद, इसके अलावा आपका हृदयाद चरु दर्भपुष्प सुगंध और महागुद ये क्या है आपके श्लेष्मज कृमि के नाम हो गए। तो अत्राद उदराद हृदयाद चरु दर्भपुष्प सुगंध महागुद ये क्या है श्लेष्मज कृमि के नाम हो गए। बात करते हैं इसके प्रभाव के विषय में, तो ये क्या प्रभाव उत्पन्न करता है श्लेष्मज कृमि, तो अंगमर्द कार्श्य ज्वर इसके अलावा मूर्छा छर्दी व छौथू ये जो है श्लेष्मज कृमि उत्पन्न करते हैं। तो अंगमर्द हो गया, कार्श्य हो गया, ज्वर हो गया, मूर्छा हो गया, छर्दी हो गया, छौथू हो गया, यह जो है उत्पन्न करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये बात करते हैं पुरीषज कृमि, तो पुरीषज कृमि का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, श्वेत श्याव नील पित्त वर्ण का होता है। तो पुरीषज कृमि कैसा होता है, से श्वेत श्याव नील पित्त वर्ण का होता है। नाम के विषय में बात करें तो ककेरूक मकेरूक शशुराद शशुलक लेलिही ये क्या है पुरीषज कृमि है। तो ककेरूक मकेरूक शशुराद शशुलक लेलिही ये क्या है पुरीषज कृमि है। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या जो है जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो पुरीष भेद होते हैं, लोमहर्ष होते हैं, कार्श तथा गुद में कंडू होते हैं। तो ये जो है पुरीषज कृमि में बताया गया कि पुरीष भेद लोमहर्ष कार्श इसके अलावा गुद में कंडू ये पुरीषज कृमि के लिए बोला गया। बात कर लेते हैं इसकी चिकित्सा के विषय में, तो चिकित्सा में बताया गया अपकर्षण में वादव कृमीणाम भेषजम स्मृता ततो विद्यात प्रकृते निदानस्य च वर्जनम, ठीक है। तो अपकर्षण में यहाँ पे बताया गया है कि यंत्र से या हाथ से पकड़ करके कृमि को बाहर खींच लेना ये क्या कहलाता है, आपका अपकर्षण कहलाता है, ठीक है। तो चिकित्सा के अंतर्गत अपन अपकर्षण कराते हैं, ठीक है। तो अब अपकर्षण में सबसे पहले क्या करेंगे, तो यंत्र से या हाथ से पकड़ करके कृमि को बाहर खींच लेना। अब जो अपकर्षण होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो चतुर्विध प्रकार के अपकर्षण बताए गए हैं। पहला क्या है आपका सिरोविरेचन, दूसरा है वमन, तीसरा है विरेचन और चौथा है स्थापन। तो चतुर्विध अपकर्षण में कौन से सिरोविरेचन, वमन, विरेचन व स्थापन ये जो है अपकर्षण के 4 प्रकार हैं। फिर होता है प्रकृति विघात, तो प्रकृति विघात में क्या होते हैं, तो कटुतिक्त कषाय क्षार उष्ण श्लेष्म पुरुष प्रत्यनिक जो द्रव्य है उनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति विघात के अंतर्गत कटुतिक्त कषाय क्षार उष्ण एवं श्लेष्म पुरुष प्रत्यनिक जो द्रव्य है उनका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है प्रकृति विघात के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि कटुतिक्त कषाय क्षार उष्ण एवं श्लेष्म पुरुष प्रत्यनिक जो द्रव्य है उनका प्रयोग किया जाता है प्रकृति विघात में।
फिर इसके बाद में आता है निदान परिवर्जन। तो निदान परिवर्जन के अंतर्गत क्या है, तो निदान परिवर्जन के अंतर्गत बताया गया है यदुत निदान विधौ तस्य विवर्जनम कृमि निदान। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि कृमि निदान में कथित जो भाव है उसका परिवर्जन करना चाहिए। तो वही निदान परिवर्जन के अंतर्गत जो भी कृमि निदान में बताया गया वो सारे भावों का परिवर्जन करना चाहिए। फिर बात करते हैं चिकित्सकीय योग के विषय में। तो चिकित्सकीय योग में यहाँ पे बताया गया है सुरण आदि गण से सिद्ध जो घृत है उससे स्नेहन कराते हैं। फिर तीक्ष्ण वमन विरेचन स्थापन वस्ती का प्रयोग करते हैं, यह आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो चिकित्सा में अपन क्या करते हैं, सुरसादि गण से सिद्ध जो घृत है उससे स्नेहन करा करके तीक्ष्ण वमन विरेचन व स्थापन वस्ती का प्रयोग करते हैं, ये सुश्रुत ने बोले हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने और क्या बोले हैं, तो पलाश 20 स्वरस का कल का बना करके तंडुल अंबु नाम उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको बताया गया है परिभद्रक पत्राणाम छौद्रणम स्वरस पीबते। ठीक है, तो परिभद्रक पत्राणाम छौद्रणे स्वरस पीबते, ये जो है आपकी चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि रक्तज कृमि के निदान कुष्ठ के समान होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया शोणित जना नाम तो खलु कुष्ठे समान समुत्थानम। ठीक है, तो रक्तज कृमि का जो निदान है वो किसके समान होता है, कुष्ठ के समान होता है। इसके अलावा सुश्रुत ने किक्कीस कुष्ठ और परिसर्प नामक रक्तज कृमियों का वर्णन किया है। तो ये चीज याद रखना है कि सुश्रुत ने क्या किया है, आपका किक्कीस कुष्ठ और परिसर्प नामक रक्तज कृमियों का वर्णन किया है। रक्तज कृमि जो है वो अदृश्य, रक्तज कृमि जो होता है वो उसे क्या बोले हैं, अदृश्य कहा है। तो ये चीज याद रखना है, रक्तज कृमि को क्या है, अदृश्य कहा है। इसके बाद में सुश्रुत ने केशाद रोमाद कृमियों का असाध्य बताया है। तो केशाद रोमाद जो कृमि है, ठीक है, उसे क्या है, असाध्य बताया है। इसके बाद में स्नायुक जो कृमि है जो कफ रक्तज होते हैं, कफ रक्तज का वर्ण का होता है, उसका वर्णन सारंगधर ने किया है। ठीक है, सॉरी, कफ रक्तज होते हैं। स्नायुक जो कृमि जो कफ रक्त दोष प्रधान होता है वो क्या है, उसका वर्णन सारंगधर ने किया है। वांगभट अनुसार मुख उद्गार और श्वास में विष्ठा के समान गंध का कारण पुरीषज कृमि है। तो वांगभट अनुसार मुख उद्गार एवं श्वास में विष्ठा के समान गंध का कारण क्या है, पुरीषज कृमि है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट को अपन बढ़ते हैं, तो वो है आपका उपशय। उपशय से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उपशय के प्रकार को पर्टिकुलरली दिया जाता है, जैसे कि आपका दे दिया जाएगा कि शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग कौन से प्रकार के उपशय का उदाहरण है। तो याद रखना है आपको, हेतु विपरीत औषध का उदाहरण है। ठीक है, तो एक एक करके इसको अपन पढ़ेंगे। तो हेतु विपरीत औषध, ठीक है, तो हेतु विपरीत औषध का क्या उदाहरण बताया गया है, तो शीत कफत ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग, ये क्या है, हेतु विपरीत औषध का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हेतु विपरीत अन्न का क्या एग्जाम्पल है, तो हेतु विपरीत अन्न का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग। तो श्रम एवं वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग, ये क्या है आपका हेतु विपरीत अन्न का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार दीवा स्वप्न में उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण, तो दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण, ये क्या है, हेतु विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। तो दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण, ये क्या है, हेतु विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीत औषध के विषय में बात करते हैं। तो व्याधि विपरीत औषध में बताया गया है कि अतिसार में स्तंभनार्थ पुटज का प्रयोग। तो व्याधि विपरीत औषध में बताया गया है कि अतिसार में स्तंभनार्थ पुटज का प्रयोग, ये क्या है, व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीत अन्न के विषय में बात करते हैं। तो व्याधि विपरीत अन्न में बताया गया है कि अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग। तो व्याधि विपरीत अन्न में बताया गया है कि अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग। फिर व्याधि विपरीत विहार के विषय में बात करते हैं। तो उदावर्त में प्रवाहन, ठीक है, तो उदावर्त में प्रवाहन, ये क्या है, व्याधि विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। तो उदावर्त में प्रवाहन, ये क्या है, व्याधि विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। फिर इसी प्रकार अपन बात करते हैं हेतु व्याधि उभय विपरीत। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध के विषय में बताया गया है कि वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर दशमूलक वात का प्रयोग। तो वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर दशमूलक वात का प्रयोग, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध है। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न के अंतर्गत वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न में वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग है। इसी प्रकार हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार के अंतर्गत स्निग्ध पदार्थ के सेवन और दीवा स्वप्न से
तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण। ठीक है, तो स्निग्ध पदार्थ का सेवन और दीवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण। ठीक है, तो ये किसका है आपका? हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार के एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में हेतु विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल क्या है? तो पित्तज व्रण में उष्ण उपनह का प्रयोग। तो पित्तज व्रण में उष्ण उपनह का प्रयोग, ये क्या है? हेतु विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार यहाँ पे आपका बताया गया है हेतु विपरीतार्थकारी अन्न के विषय में कि पैत्तिक व्रण में विदाही अन्न का प्रयोग। तो पैत्तिक व्रण में विदाही अन्न का प्रयोग, ये क्या है? हेतु विपरीतार्थकारी अन्न का एग्जाम्पल है। फिर हेतु विपरीतार्थकारी विहार के विषय में बात करते हैं तो वातज उन्माद में भय दर्शन। तो हेतु विपरीतार्थकारी उन्माद में बताया गया है, विहार में बताया गया है कि वातज उन्माद में भय दर्शन। फिर व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के विषय में बात करें तो व्याधि विपरीतार्थकारी औषध में बताया गया है कि छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग। ठीक है, तो छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग, ये क्या है? व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है। व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न के अंतर्गत क्या आते हैं? तो अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग। तो व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न में क्या आता है? तो अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग। इसी प्रकार व्याधि विपरीतार्थकारी विहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो छर्दी रोग में वमन कराने के लिए प्रवहन। तो व्याधि विपरीतार्थकारी विहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो छर्दी रोग में वमन कराने के लिए प्रवहन। इसी प्रकार बात करते हैं हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी अन्न के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्लुष्ट अग्निदग्ध में उष्ण अग्रु लेप तथा प्रतिवेश की चिकित्सा। ठीक है, तो हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध के अंतर्गत क्या आते हैं? तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि प्लुष्ट अग्निदग्ध में उष्ण अग्रु का लेप तथा प्रतिविष चिकित्सा। इसके बाद में बात करते हैं हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी अन्न के विषय में तो मद्यपान जन्य मदात्य में मद कारक मद्य का पान। ठीक है, तो हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी अन्न के अंतर्गत मद्यपान जन्य मदात्य में मद कारक मद्य का पान। इसके अलावा हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी विहार के अंतर्गत व्यायाम जनित समूढ़वात में जल में तैरना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी विहार के अंतर्गत व्यायाम जनित समूढ़वात में जल में तैरना, ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं त्वचा की संख्या। तो चरक अष्टांग संग्रह और कश्यप ने 6 बताए हैं, सुश्रुत अष्टांग हृदय सारंगधर तथा आधुनिक मत के अनुसार 7 है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि त्वचा की संख्या चरक अष्टांग संग्रह कश्यप ने 6 बताए हैं, सुश्रुत अष्टांग हृदय सारंगधर तथा आधुनिक के अनुसार 7 है। तो इसके बात कर लेते हैं तो कौन से आपके 6? तो उदक धरा स्थान के हैं, तो उदक का धारण व त्वचा में वर्ण की प्रतीति होना। ठीक है, तो ये क्या है? उदक धरा का स्थान है, तो उदक का धारण तथा त्वचा में वर्ण की प्रतीति, ये उदक धरा है। फिर रक्त धरा का स्थान क्या है? रक्तवाहिनियों में इसके स्थान होते हैं, तो रक्त धरा का रक्तवाहिनियों में। तृतीय त्वचा सिद्म किलास का स्थान है, तृतीय त्वचा सिद्म किलास। चतुर्थ त्वचा दद्रुकुष्ठ का स्थान है, चतुर्थ त्वचा क्या है? दद्रुकुष्ठ का स्थान है। पंचम त्वचा अलजी विद्रधि का स्थान है, तो पंचम त्वचा अलजी विद्रधि का स्थान है। षष्टम त्वचा लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान है तथा कट जाने पर तमह प्रवेश होते हैं। तो षड त्वचा लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान है, कट जाने पर तमह प्रवेश होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में त्वचा निर्माण सुश्रुत ने क्या बताया? तो रस धातु से होता है, तो त्वचा का निर्माण सुश्रुत ने रस धातु से बताया। सुश्रुत ने त्वचा गर्भाशय में शुक्र शोणित के पच जाने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो त्वचा जो है वो गर्भाशय में शुक्र शोणित के पच जाने से उत्पन्न होते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया है। ठीक है, तो ये वाला श्लोक आपको याद रखना है कि शुक्र शोणित के पच जाने से क्या होता है? आपका त्वचा का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आचार्य सुश्रुत है उनके अनुसार इसका प्रमाण क्या है, वो स्थान के है। तो अभासनी नाम की जो त्वचा है उसका प्रमाण 1/18 व्रीहि बताया गया है, स्थान सिद्म पद्मकंटक छाया वर्ण बताया गया है। तो अभासनी नाम की जो त्वचा है उसका प्रमाण 1/18 व्रीहि है, स्थान सिद्म पद्मकंटक छाया वर्ण। लोहिता जो त्वचा है उसका प्रमाण 1/16 व्रीहि है, स्थान तिल कालक न्यक्ष व्यंग है। लोहिता त्वचा जो है उसका प्रमाण 1/16 व्रीहि है, स्थान तिल कालक न्यक्ष व्यंग है। श्वेता का प्रमाण जो है 1/12 व्रीहि है, स्थान चर्मदल
अजगल्लिका मशक है। तो श्वेता का जो प्रमाण है वो 1/12 व्रीहि है। स्थान चर्मदल, अजगल्लिका मशक है। ताम्रा जो है, ठीक है, तो ताम्रा का जो प्रमाण है वो 1/8 व्रीहि है। ठीक है, तो इसके जो सीक्वेंस है उसको मिस मत करना, आभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मासधरा, तो इसका सीक्वेंस भी सिमिलर ही याद रखना। तो ताम्रा का जो है 1/8 व्रीहि है। स्थान जो है किलास कुष्ठ, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना विविध प्रकार के किलास कुष्ठ में। फिर वेदनी जो है इसका प्रमाण 1/5 व्रीहि है। स्थान कुष्ठ विसर्प है। ठीक है, तो वेदनी प्रमाण 1/5 व्रीहि, स्थान कुष्ठ विसर्प। रोहिणी का प्रमाण 1 व्रीहि है। स्थान जो है अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड, गंडमाला। तो रोहिणी का जो प्रमाण है वो 1 व्रीहि है। अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड, गंडमाला। मासधारक का प्रमाण 2 व्रीहि है। अर्श, भगंदर, विद्रथि। तो मासधारक का प्रमाण 2 व्रीहि है। अर्श, भगंदर, विद्रथि। फिर सुश्रुत के अनुसार कुछ प्रमुख क्षुद्र रोग और उसके लक्षण के विषय में बात करते हैं। जैसे कि अजगल्लिका, तो अजगल्लिका में दोष कौन सा होता है, तो वात कफ दोष होते हैं। आकार क्या होता है, तो मूंग प्रमाण की ग्रंथियां होती हैं। लक्षण क्या है, तो यहाँ पे स्निग्ध, ग्रंथित एवं वेदना रहित बालकों में होने वाली पिंडिका। ठीक है, तो अजगल्लिका का जो दोष होता है उसमें वात कफ दोष होते हैं, आकार मूंग प्रमाण की ग्रंथि होते हैं। इसका लक्षण क्या है, तो स्निग्ध, ग्रंथित एवं वेदना रहित बालकों में होने वाली पिंडिका। फिर अंधहल्जी, तो अंधहल्जी का जो दोष है वो कौन सा दोष होता है, तो इसमें भी वात कफ दोष होते हैं। आकार जो होते हैं वो मंडल व या गोलाकार होता है, तो आकार जो है वो मंडल या गोलाकार होते हैं। लक्षण इसमें बताया गया कि घन, मुख रहित, उन्नत, अल्प पूय वाली पिंडिका होती है। ठीक है, तो अंधहल्जी का दोष जो है वो वात कफ दोष होता है। आकार मंडल या गोलाकार होते हैं। लक्षण यहाँ पे बताया गया घन, मुख रहित, उन्नत, अल्प पूय वाली पिंडिका होती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कच्छपी, तो कच्छपी जो होता है उसमें वात कफ दोष होता है। ठीक है, तो कच्छपी में वात कफ दोष होते हैं। आकार जो है वो कच्छोपन्नत, ठीक है, तो आकार जो है कच्छोपन्नत बताया गया है। लक्षण इसका 5 या फिर 6 दारुण ग्रंथियां होती हैं, तो 5 या 6 जो है दारुण ग्रंथियां होती हैं। फिर इसके बाद में है पंसिका, तो पंसिका में क्या है, तो ये इसका जो दोष है वात कफ दोष होते हैं। आकार जो है वो शालुकवत होते हैं, तो पंसिका में जो दोष होता है वो वात कफ दोष होते हैं। आकार जो है वो शालुकवत होते हैं। बात करें लक्षण के विषय में, तो कानों, पीठ पर उग्र रुजा वाली पिंडिका उत्पन्न होती है, तो कानों तथा पीठ पर उग्र रुजा वाली पिंडिका उत्पन्न होती है। फिर पद्मनी कंटक, तो पद्मनी कंटक में दोष कौन सा होता है, तो वात कफ दोष होते हैं। ठीक है, आकार के हैं पद्मनी कंटक के समान होते हैं, तो आकार पद्मनी कंटक के समान होते हैं। लक्षण के विषय में बात करें तो वृत्त कंडुयुक्त पांडु रंग के मंडल होते हैं, तो वृत्त कंडुयुक्त पांडु रंग के मंडल होते हैं। फिर है मुख दूषिका, तो मुख दूषिका में दोष कौन सा होता है, तो वात कफ रक्त दोष होते हैं। तो मुख दूषिका में दोष कौन सा होता है, तो वात कफ रक्त दोष होते हैं। आकार जो है वो सालमली कंटक प्रख्या, ठीक है, तो सालमली कंटक प्रख्या इसका आकार बताया गया है। लक्षण के विषय में बात करें तो कप मारुत शोणित, इसके अलावा जयंते पिंडिका, यून वक्त्रे, मुख दूषिका। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कप मारुत शोणित, जयंते पिंडिका, यूनम वक्त्रे या मुख दूषिका, ये क्या है मुख दूषिका में बताया गया। फिर विरविता जो होता है उसमें दोष पित्त दोष होता है, तो विरविता में पित्त दोष होते हैं। आकार जो है पक्व उदुम्बर सन्निभा बताया गया है। विवृतस्य यानी कि खुले मुख वाली होती है, महादाह होता है और परिमंडल पिंडिका होती है। फिर इसके बाद में आपका कक्ष, तो कक्ष में आपका दोष कौन सा होता है, पित्त दोष होते हैं। आकार कैसा होता है, तो यव आकार का होता है। लक्षण क्या है, तो बाहु पार्श्व अंश कक्ष में उत्पन्न वेदना युक्त कृष्ण स्फोट होते हैं। तो कक्ष में दोष कौन सा होता है, पित्त दोष होते हैं, यव आकार की पिंडिका होती है। बाहु पार्श्व अंश कक्ष में उत्पन्न वेदना युक्त कृष्ण स्फोट होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंद्रवधा। ठीक है, तो इंद्रवधा में वात पित्त दोष होते हैं, पद्म पुष्पवत होते हैं। ठीक है, तो पद्म पुष्करवत होते हैं, सॉरी, तो पद्म पुष्करवत होते हैं। मध्य में छोटी छोटी फुंसियों से व्याप्त पिंडिका होती है। तो इंद्रवधा वात पित्त दोष होते हैं, पद्म पुष्करवत होते हैं, मध्य में छोटी छोटी फुंसियाँ की जो है व्याप्त पिंडिका होती हैं। फिर लास्ट है आपका विदारिका, तो विदारिका जो है उसमें आपका क्या होता है, त्रिदोष होते हैं। ठीक है, विदारी कंदवत, तो विदारिका में आपका क्या होता है आपका, तो विदारिका में आपका विदारिका
विदारिका कंदवत जो है आपको, विदारी कंदवत जो है आपको आकार के जो पिंडिका हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपका क्या होता है, तो इसका लक्षण बताया गया कि कक्षा और वक्षण संधियों में होने वाली वृत्त तथा रक्त वर्ण की पिंडिका होती है। तो कक्षण तथा वक्षण संधियों में होने वाली जो है ये रक्त वर्ण की क्या होती है, आपकी पिंडिका होती है। फिर इसके बाद में एक जो चीज है 11वां नंबर वो आपका छूट गया है, उसको आप याद रखना कि अग्निरोहिणी, ठीक है, लिख लेना अग्निरोहिणी 11वां नंबर, अग्नि रोहिणी, ठीक है। इसमें कौन सा होता है, तो इसमें आपका ये भी त्रिदोषज होते हैं, ठीक है, नोट आउट कर लेना इसको, त्रिदोषज होते हैं। ये क्या होते हैं, दीप्त पावक सन्निभ होते हैं। तो दीप्त पावक सन्निभ इसे बताया गया है, तो ये चीज याद रखना, दीप्त पावक सन्निभ। साथ ही साथ इसका लक्षण क्या है, तो कक्षा प्रदेश में मांस धारण एवं अंतर्दह कारक स्फोट उत्पन्न करते हैं। तो कक्षा प्रदेश में मांस धारण एवं अंतर्दह कारक स्फोट को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वातज में 7 दिन के लिए रहते हैं, पित्तज में 10 दिन के लिए, और कफज वातज में 7 दिन में मृत्यु हो जाती है, पित्तज में 10 दिन में, और कफज में 15 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज याद रखना, 7, 10, 15 वात पित्त कफ, ठीक है, मृत्यु का समय। तो ये जो है आपका इस प्रकार से ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।